नमस्कार। आज हम तेल और गैस उद्योग के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर नज़र नहीं आता, लेकिन जिसके बिना शायद ये पूरा उद्योग चल ही ना पाए। इंसुलेशन। जी हाँ। ये सिर्फ पाइपों को किसी चीज से लपेटना भर नहीं है, इसके पीछे तो गहरी इंजीनियरिंग और विज्ञान है। बिल्कुल। हमारी ये जो आज की बातचीत है, जी। ये जुबैर अहमद के एक डिटेल्ड टेक्निकल पेपर पर आधारित है। अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंसुलेशन इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री नाम है उसका। अच्छा। और इसमें सैबिक और आरामको जैसे जो बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, उनके स्टैंडर्ड्स को भी शामिल किया गया है। हाँ, वो तो जरूरी है। तो आज हमारा मिशन है इस स्रोत से इंसुलेशन की अहमियत और जो उसकी जटिलताएं हैं उनको समझना। ये क्यों इतना ज़रूरी है, कौन सी सामग्रियां लगती हैं, कैसे लगाते हैं इनको, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनका क्या रोल है। चलिए खोलते हैं इस विषय की परतें। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, इंसुलेशन जो है वो ऊपर से देखने में जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। जुबैर अहमद का पत्र साफ बताता है कि इसका मकसद सिर्फ ऊर्जा बचाना नहीं है, ये तो प्रोसेसेस को स्टेबल रखने, कर्मचारियों को सुरक्षित रखने और जो कड़े पर्यावरण नियम हैं उनका पालन करने के लिए भी जरूरी है। अच्छा। अब जरा सोचिए, जो बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं या फिर एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो सुविधाएं हैं, हाँ हाँ। इन जगहों पर तापमान का बिल्कुल सटीक कंट्रोल चाहिए होता है। तो इंसुलेशन क्या करता है? ये गर्मी के आने जाने को मैनेज करता है, नमी जमने मतलब कंडेंसेशन उसे रोकता है, शोर को कम करता है और सबसे ज़रूरी जो एसेट्स है, उपकरण है, उनको जंग लगने से बचाता है। ये एक पूरा इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा गर्म से लेकर एकदम ठंडी क्रायोजेनिक प्रक्रियाओं तक हर जगह। ये तो वाकई में बहुत बड़ा दायरा है इसका। तो फिर इस इंडस्ट्री में इंसुलेशन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? स्रोत क्या कहता है? मुख्य वजह क्या है? देखिए, जुबैर अहमद का जो विश्लेषण है वो कई अहम कारण बताता है। सबसे पहला और शायद सबसे साफ वो है प्रोसेस टेम्परेचर बनाए रखना। हाँ, तापमान नियंत्रण। जी, जैसे कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए लगातार ऊंचा तापमान चाहिए। दूसरी तरफ एलएनजी को लिक्विड रखने के लिए उसे लगभग -162 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ता है। सोचिए कितना ठंडा। बाप रे। तो इंसुलेशन ही वो तरीका है जो इस तरह की थर्मल स्टेबिलिटी देता है। अगर तापमान जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। और जाहिर है ऊर्जा बचाने वाला पहलू भी है। बिना ढके गर्म पाइप या टैंक तो गर्मी फेंकते ही रहेंगे। निश्चित रूप से स्रोत बताता है कि बिना इंसुलेशन के हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगातार फालतू की ऊर्जा खर्च होती है। इसी तरह ठंडी लाइनों को ठंडा रखने के लिए ज्यादा रेफ्रिजरेशन लगता है। जुबैर अहमद के शोध में एक दिलचस्प आंकड़ा भी है कि अच्छा इंसुलेशन गर्मी के नुकसान या बढ़त को 90% से भी ज्यादा कम कर सकता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका सीधा असर पड़ता है ऑपरेशन की लागत पर। ईंधन बचता है, बिजली बचती है और साथ ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी कम होता है। तो ये पैसे भी बचाता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। आपने वो कर्मियों की सुरक्षा का भी जिक्र किया था, वो कितना अहम है और मानक इस बारे में क्या कहते हैं? वो बेहद जरूरी है और मानक इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप सोचिए, बिना इंसुलेशन वाले गर्म उपकरण की सतह का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस ये उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर कोई कर्मचारी गलती से भी छू ले तो मतलब गंभीर रूप से जल सकता है। इसीलिए जैसे अरामको का SAH002 मानक है, वो साफ कहता है कि 65 डिग्री से ऊपर की ऐसी कोई भी सतह जहां कोई कर्मचारी पहुंच सकता है उसे इंसुलेट करना ही करना है। अच्छा, ये अनिवार्य है? जी, और इसी तरह जो बहुत ठंडी सतह होती हैं वो तुरंत फ्रॉस्टबाइट कर सकती हैं। इंसुलेशन इन दोनों खतरों से बचाता है, सतह के तापमान को सुरक्षित दायरे में लाता है। और एक और वजह थी वो कंडेंसेशन या नमी जमना। ये क्या समस्या है और इंसुलेशन इसे कैसे रोकता है? हाँ, कंडेंसेशन होता क्या है कि जब ठंडी पाइपलाइन या उपकरण गर्म और नम हवा के संपर्क में आते हैं तो हवा में जो नमी होती है वो पानी की बूंदों के रूप में सतह पर जम जाती है। अच्छा। अब ये पानी कई दिक्कतें पैदा करता है।
ये इंसुलेशन सामग्री में घुसकर उसकी काम करने की क्षमता कम कर सकता है, बर्फ जम सकती है और सबसे खतरनाक ये इंसुलेशन के नीचे जो स्टील की सतह है उस पर धीरे धीरे जंग लगाना शुरू कर देता है। ओह, इसी छिपे हुए जंग को कहते हैं कोरोजन अंडर इंसुलेशन या CUI। ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये नाम सुना है मैंने। इसीलिए जो ठंडी सेवाएं हैं उनके इंसुलेशन सिस्टम में एक वेपर बैरियर या वाष्प अवरोधक लगाना जरूरी होता है। ये नमी को इंसुलेशन के अंदर जाने से रोकता है। आप इसे इंसुलेशन के लिए एक तरह का रेनकोट समझ लीजिए। COI वाकई एक गंभीर बात लग रही है। इसमें हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। आपने शोर नियंत्रण और पर्यावरण नियमों का भी जिक्र किया था। हाँ, वो भी जरूरी पहलू हैं। आजकल दुनिया भर में सरकारें और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो ऊर्जा बचाने और उत्सर्जन कम करने के लिए नियम कड़े कर रही हैं। सही बात है। तो एक अच्छी तरह से इंसुलेटेड प्लांट अपने आप में ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। इससे उन नियमों का पालन करने में सीधी मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर जैसे गैस का प्रेशर कम करने वाले स्टेशन या बड़े टरबाइन के पास शोर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, होता है। वहां पे खास तरह का अकोस्टिक इंसुलेशन जैसे ज्यादा घनत्व वाला मिनरल वूल इस्तेमाल होता है ताकि शोर कम हो सके। ये कर्मचारियों के सुनने की क्षमता भी बचाता है और शोर से जुड़े नियमों का पालन भी करता है। कमाल है। मतलब एक ही चीज कितने अलग-अलग मोर्चों पर काम आ रही है। तापमान, ऊर्जा, सुरक्षा, जंग रोकना और यहाँ तक कि शोर कम करना भी। इतने सारे फायदे हैं तो यकीनन इसके लिए खास किस्म की सामग्रियां भी लगती होंगी। स्रोत किन मुख्य चीजों का जिक्र करता है? बिल्कुल सही कहा। सही सामग्री चुनना एक बहुत ही अहम इंजीनियरिंग फैसला है। ये तापमान पर कितनी मजबूती चाहिए, पानी से कितना बचाना है और लागत क्या है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। जुबैर अहमद का पत्र कई मुख्य सामग्रियों का विश्लेषण करता है। कुछ सबसे आम है जैसे मिनरल वूल या रॉक वूल। ये पिघली हुई चट्टानों से बने रेशे होते हैं, काफी वर्सेटाइल है, आग नहीं पकड़ते और करीब 750 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म तापमान के लिए खूब इस्तेमाल होते हैं। आग से सुरक्षा और आवाज सोखने की खूबी इन्हें बहुत उपयोगी बनाती है। अच्छा, मिनरल वूल। और फिर है कैल्शियम सिलिकेट। ये थोड़ा सख्त और मजबूत इंसुलेशन है जो लगभग 650 डिग्री सेल्सियस तक झेल सकता है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसे ऊंचे तापमान वाली पाइपलाइनों और उपकरणों के लिए अच्छा बनाती है, खासकर जहां टूट-फूट का खतरा ज्यादा हो, जैसे बड़ी स्टीम लाइनों पर। ठीक है। और एक है फोम ग्लास। ये सेल्यूलर ग्लास इंसुलेशन है जो पिसे हुए कांच से बनता है। इसकी खास बात यह है कि ये क्लोज्ड सेल होता है, मतलब पानी बिल्कुल नहीं सोखता। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और पानी और भाप के लिए बहुत प्रतिरोधी है। इन्हीं गुणों के कारण ये ठंडी और क्रायोजेनिक सेवाओं के लिए मतलब लगभग -260 डिग्री सेल्सियस तक सबसे अच्छे विकल्पों में से एक माना जाता है, और उन जगहों के लिए भी जहां CUI रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो अगर CUI एक बड़ी चिंता है तो फोम ग्लास शायद सबसे अच्छा विकल्प है। और कौन सी सामग्रियां महत्वपूर्ण हैं? CUI रोकने में फोम ग्लास बहुत असरदार है। इसके अलावा देखिए पॉलीयूरेथिन, जिसे PUF कहते हैं, या पॉलीआइसोसाइन्यूरेट यानी PIR, ये सख्त फोम इंसुलेशन है जिनकी गर्मी रोकने की क्षमता मतलब थर्मल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। PIR जो है वो PUF से थोड़ा ज्यादा तापमान सह सकता है, करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा। इन्हें अक्सर ठंडे पानी की लाइनों और मीडियम ठंडी पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर SABC के SUH-H01 जैसे मानक जरूरी हो जाते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि आग लगने पर इन चीजों से कम धुआं निकले और आग धीरे फैले। PUF मतलब पॉलीयूरेथिन फोम और PIR मतलब पॉलीआइसोसाइन्यूरेट फोम। ठीक है। फिर है फाइबर ग्लास। ये महीन कांच के रेशों से बनता है और कम से मध्यम तापमान, मान लीजिए -30 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक के लिए काफी आम है। ये सस्ता है और इसे लगाना आसान है, इसलिए पाइप, डक्ट, टैंकों पर खूब इस्तेमाल होता है। और एक वो नई चीज का जिक्र था, एरोजेल। हाँ, एरोजेल। ये एक मॉडर्न नैनो तकनीक वाली सामग्री है। इसकी गर्मी रोकने की क्षमता असाधारण रूप से अच्छी है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि पारंपरिक इंसुलेशंस के मुकाबले बहुत पतली परत में भी उतना ही या उससे बेहतर काम करता है। अरे वाह। तो जहां जगह की कमी हो वहां ये बहुत काम आता है। हालांकि ये महंगा है, लेकिन बहुत ज्यादा तापमान और जहां पाइपिंग बहुत जटिल हो वहां इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। वाकई कितनी तरह की चीजें हैं।
और इन सबको मौसम और टूट-फूट से बचाने के लिए ऊपर से कवर या जैकेटिंग भी तो लगाते हैं ना? बिल्कुल सही। बाहरी क्लैडिंग या जैकेटिंग इंसुलेशन को बारिश, धूप मतलब यूवी रेडिएशन और मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। इसका चुनाव भी माहौल पर निर्भर करता है। ज्यादातर एल्यूमिनियम जैकेटिंग सबसे आम है, लेकिन अगर माहौल ज्यादा संक्षारक है, जैसे समुद्र के किनारे, तो फिर स्टेनलेस स्टील जैकेटिंग लगती है। वो ज्यादा टिकाऊ है, लेकिन महंगी भी है। हाँ, जाहिर है। ठंडे इंसुलेशन सिस्टम के लिए अक्सर पीवीसी या प्लास्टिक जैकेटिंग भी इस्तेमाल होती है, जो वेपर बैरियर का काम भी कर देती है। अरामको जैसे मानक अक्सर जैकेटिंग की न्यूनतम मोटाई भी बताते हैं, जैसे धातु की शीट के लिए कम से कम 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमने समझा कि इंसुलेशन क्यों जरूरी है और कौन सी सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं। अब आते हैं मानकों और कोड्स पर। जुबैर अहमद के पत्र में सैबिक और अरामको के मानकों का खास जिक्र है। इनकी क्या भूमिका है? ये मानक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सुरक्षा, परफॉर्मेंस और क्वालिटी का एक न्यूनतम स्तर तय करते हैं। इनके बिना तो एकरूपता और विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। स्रोत में कुछ मुख्य तरह के मानकों का जिक्र है। एक तो है ASTM मानक। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो सामग्री के गुण तय करते हैं, जैसे कैल्शियम सिलिकेट कैसा होना चाहिए या सेलुलर ग्लास कैसा होना चाहिए। अच्छा, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। जी, फिर है ISO मानक, जैसे ISO 12241, जो इंडस्ट्रियल इंसुलेशन सिस्टम की कैलकुलेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा देता है। और फिर है कंपनी विशिष्ट मानक। यहीं पर अरामको का SAS-H-002 और साबिक का SAS-H-H-01 आते हैं। ये दस्तावेज इन कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के लिए बाइबल की तरह हैं। अच्छा। ये न केवल सामग्री चुनने और मोटाई बताने के लिए दिशा निर्देश देते हैं, बल्कि सुरक्षा नियम, जैसे वो 65 डिग्री सेल्सियस वाला नियम, CUI रोकथाम के उपाय और लगाने की सही प्रक्रियाओं को भी अनिवार्य बनाते हैं। ये मानक पक्का करते हैं कि हर प्रोजेक्ट में इंसुलेशन एक तयशुदा ऊंचे स्तर का हो। यानी ये मानक एक तरह से क्वालिटी और सेफ्टी की गारंटी हैं। अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिससे इसे लगाया जाता है। सुनने में तो लगता है सीधा सा काम होगा, पाइप पर लपेटना ही तो है, लेकिन स्रोत बताता है कि ये बहुत सावधानी से किया जाने वाला काम है। इसमें गलती की गुंजाइश कहाँ होती है और मानक इसे कैसे कम करते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, लगाने की प्रक्रिया वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं पर गलतियां हो सकती हैं जिनके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, खासकर CUI के रूप में। मानक इस प्रक्रिया के हर कदम पर क्वालिटी कंट्रोल पर जोर देते हैं। स्रोत सैबिक और अरामको के बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर मुख्य चरणों का जिक्र करता है। पहला है सतह की तैयारी। सबसे पहले जिस पाइप या उपकरण पर इंसुलेशन लगना है, उसकी सतह पूरी तरह से साफ और सूखी होनी चाहिए। जंग, तेल, ग्रीस, धूल कुछ भी नहीं। सतह की सफाई के लिए भी अक्सर SSPC जैसे मानक होते हैं। अगर सतह ठीक से तैयार नहीं हुई, तो नीचे जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बेस है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, प्राइमर या कोटिंग लगाना। CUI से बचाव के लिए साफ की गई स्टील की सतह पर एक खास एंटी करोजन कोटिंग लगाई जाती है। ये SAS-H-002 और SAS-H-01 दोनों मानकों में अनिवार्य है। ये कोटिंग जंग के खिलाफ पहली रक्षा पंक्ति है। अच्छा, एक प्रोटेक्टिव लेयर। जी। तीसरा, इंसुलेशन लगाना। अब इंसुलेशन सामग्री को सतह पर फिट किया जाता है। पाइपों के लिए अक्सर बने बनाए आधे सेक्शन आते हैं। अगर कई परतें लगानी हैं तो उनके जोड़ों को एक सीध में नहीं रखा जाता, मतलब स्टैगर्ड जॉइंट्स, ताकि गर्मी सीधे बाहर ना निकले या नमी आसानी से अंदर ना जा सके। यहाँ जोड़ों के बीच जरा सा भी गैप, मतलब 3 से 5 मिलीमीटर से ज्यादा, वो स्वीकार्य नहीं होता। इतनी भारी की? हाँ। चौथा, जोड़ों को सील करना और वाष्प अवरोधक, खासकर ठंडे इंसुलेशन के लिए। ये कदम ठंडी लाइनों के लिए बहुत जरूरी है। सभी जोड़ों को सही सीलेंट से ठीक से बंद किया जाता है। ठंडी सेवाओं के लिए इंसुलेशन के ऊपर एक लगातार बिना छेद वाला वेपर बैरियर लगाया जाता है, जैसे फॉइल या प्लास्टिक की शीट या खास मैस्टिक कोटिंग। जैसा हमने पहले कहा था, ये इंसुलेशन का रेन कोट है। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो नमी अंदर जाएगी और CUI का खतरा पैदा होगा। से सील करते हैं। जैकेटिंग को थोड़ा ढीला रखते हैं ताकि तापमान बदलने पर पाइप फैल या सिकुड़ सके। ठीक है। छठा, निरीक्षण और QA/QC। यहीं पर मानकों की भूमिका और मानवीय भूल को कम करने की कोशिश आती है।
हर चरण पर सख्त निरीक्षण होता है। क्या सामग्री सही है, सतह ठीक से साफ हुई, कोटिंग सही लगी, इंसुलेशन की मोटाई ठीक है, वेपर बैरियर में कोई छेद तो नहीं, जैकेटिंग ठीक से लगी है। ये सब जांचने के लिए QA/QC मतलब क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल टीमें होती हैं और इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान्स ITPs का पालन किया जाता है। यानी हर स्टेप पर चेकिंग। बिल्कुल। और 7वां दस्तावेजीकरण। अंत में सारे रिकॉर्ड, सामग्री के सर्टिफिकेट, निरीक्षण रिपोर्ट, कोटिंग का ब्यौरा सब सहेज कर रखे जाते हैं। ये भविष्य में रखरखाव के लिए जरूरी होता है। ये तो वाकई एक बहुत ही डिटेल्ड और कंट्रोल्ड प्रक्रिया है। लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद आपने जिक्र किया था कोरोजन अंडर इंसुलेशन का, यानी CUI का। स्रोत इसे इंसुलेटेड संपत्तियों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताता है। ये असल में होता कैसे और इतनी प्रक्रियाओं के बाद भी क्यों होता है? हाँ, CUI एक बहुत ही क्या कहूँ, छुपा हुआ दुश्मन है। ये तब होता है जब पानी किसी तरह इंसुलेशन और धातु की सतह के बीच फंस जाता है। पानी कहाँ से आता है? ये पानी बारिश से आ सकता है, जैकेटिंग के जोड़ों से लीक होकर आ सकता है, सफाई के दौरान घुस सकता है, या ठंडी लाइनों पर कंडेंसेशन से भी बन सकता है। एक बार पानी अंदर पहुंच गया और अगर सतह पर वो सुरक्षा वाली कोटिंग सही नहीं है या डैमेज हो गई है, तो बस जंग लगना शुरू हो जाता है। और पता भी नहीं चलता होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये इंसुलेशन के नीचे छिपा होता है, तो इसका पता अक्सर तब चलता है जब काफी नुकसान हो चुका होता है, जैसे पाइप में लीक हो गया। समुद्री माहौल हो या इंसुलेशन में ही क्लोराइड जैसे तत्व हो, तो ये जंग की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। जुबैर अहमद का पत्र इस बात पर जोर देता है कि CUI से होने वाले नुकसान का अंदाजा अक्सर कम लगाया जाता है और ये इंडस्ट्री के लिए अचानक आने वाली लागत और सुरक्षा जोखिम का एक बड़ा स्रोत है। तो अगर ये इतना बड़ा खतरा है तो इसे रोकने या मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है? क्या सिर्फ सही सामग्री चुनना और अच्छे से लगाना ही काफी है? अच्छी सामग्री और सही एप्लीकेशन ये यकीनन पहली जरूरत है, लेकिन काफी नहीं है। CUI की रोकथाम एक मल्टी लेयर रणनीति है। पहला तो डिजाइन के स्तर पर, जहां CUI का खतरा ज्यादा हो वहां फोम ग्लास जैसी नॉन एब्जॉर्बेंट इंसुलेशन सामग्री चुनें। हाई क्वालिटी वाली CUI रोधी कोटिंग्स का इस्तेमाल करें। जैकेटिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन करें कि पानी आसानी से निकल जाए, कहीं जमा ना हो। ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन के स्तर पर, जैसा हमने बात की, सतह की बेहतरीन तैयारी, कोटिंग का सही एप्लीकेशन, वेपर बैरियर की इंटेग्रिटी पक्की करना और सभी जोड़ों और छेदों को ठीक से सील करना। हाँ, वो तो हमें समझा। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, रखरखाव और निरीक्षण के स्तर पर। यही वो पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। एक नियमित निरीक्षण कार्यक्रम बनाना बहुत जरूरी है। इसमें उन जगहों पर खास ध्यान देना शामिल है जहां पानी जमा होने या घुसने की संभावना ज्यादा हो, जैसे पाइप के निचले हिस्से या जहां जैकेटिंग डैमेज हो। संदिग्ध जगहों पर समय समय पर इंसुलेशन हटाकर नीचे की सतह का निरीक्षण करना पड़ता है। मतलब इंसुलेशन खोलकर देखना पड़ता है? हाँ, कुछ जगहों पर करना पड़ता है। अगर इंसुलेशन गीला पाया जाता है तो उसे तुरंत हटाकर बदलना चाहिए। समय के साथ सुरक्षात्मक कोटिंग भी खराब हो सकती है, इसलिए उसकी भी समय समय पर जांच और जरूरत पड़ने पर रीकोटिंग करनी पड़ सकती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि तेल और गैस उद्योग में इंसुलेशन सिर्फ लागत घटाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, ऑपरेशन की कुशलता और स्थिरता का एक बुनियादी इंजीनियरिंग स्तंभ है। ये सिर्फ पाइप लपेटना नहीं है, ये एक पूरी प्रणाली है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सही सामग्री का चुनाव, चाहे वो गर्म सेवाओं के लिए मिनरल वूल हो या CUI की चिंता वाली ठंडी सेवाओं के लिए फोम ग्लास, और उसे लगाने की जो इतनी सावधानी भरी प्रक्रिया है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। जी हाँ। साथ ही सैबेक और अरामको जैसे कड़े उद्योग मानक इस पूरी व्यवस्था को कैसे गाइड और कंट्रोल करते हैं। और करोजन अंडर इंसुलेशन यानी CUI जैसी जो लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए लगातार रखरखाव और निगरानी की अहमियत भी सामने आई। बिल्कुल सही कहा आपने। इंसुलेशन एक निष्क्रिय परत जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक सक्रिय प्रणाली है। जैसा कि जुबैर अहमद का शोध भी निष्कर्ष निकालता है, इसकी सफलता के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन, सटीक सामग्री चयन, मानकों के अनुसार बिल्कुल सही कार्यान्वयन और सबसे जरूरी CUI रोकथाम पर केंद्रित एक सक्रिय रखरखाव रणनीति की जरूरत होती है।
इन सब के मेल से ही ये सुनिश्चित होता है कि इंसुलेशन सिस्टम उस संपत्ति के पूरे जीवन काल तक अपना महत्वपूर्ण काम प्रभावी ढंग से करता रहे। अंततः एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, लगाया गया और रखरखाव किया गया इंसुलेशन सिस्टम उस प्लांट की सुरक्षा, विश्वसनीयता और स्थिरता में एक सीधा निवेश है। ये कोई साइड की चीज नहीं, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है जो पूरे ऑपरेशन को संभव बनाती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, कैसे इंसुलेशन जैसा एक घटक जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है, इतने विशाल और महत्वपूर्ण उद्योग की सुरक्षा, दक्षता और निरंतरता की नींव में इतनी केंद्रीय भूमिका निभाता है। हाँ, बिल्कुल। के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है, जिन पर हमारी आधुनिक दुनिया टिकी हुई है, बिना ये जाने कि वे कितनी जटिल और कितनी जरूरी हैं।